नमस्कार सभी को। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट। साहित्य के इसमें आज आपको प्रश्न तो बहुत कम है, 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है और आपके क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछे जा सकते हैं। तो जरूर यहाँ से आपको पढ़ लेना चाहिए। पूरी वीडियो जरूर देख लेना, ज़्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? अंग्रेजी नाटक पर मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये आपको बता दूं कि इस तरह से जो भी इनके अ, अनुदित नाटक हैं, किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, वो आपको सारे याद रखने हैं। और याद किस तरह से रखने हैं, क्रम तो याद रखना ही है, साथ में वो कहाँ से अनुवाद किया गया है उनका वो भी याद रखना है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था, ये आप अच्छे से याद रख लेना। समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी, ये सब नाटकों के कोई नाम नहीं है। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं, तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल भी दे दी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद्या सुंदर सबसे पहले 1868 में लिखा गया था। 1868 ईस्वी ये इनका प्रथम अनुदित नाटक है। और ये संस्कृत नाटक जो चौर पंचासिका है उससे अनुदित किया गया है। पाखंड विडंबन ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद है पाखंड विडंबन। धनंजय विजय की बात करें तो ये वयायोग जो कि कांचन कवि के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत नाटक है, उसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, ये कांचन कवि संस्कृत के विद्वान है और इन्होंने वयायोग नामक जो नाटक लिखा था उसका अनुदित नाटक है धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी की बात करें तो ये एक सट्टक इसको कहा गया है, राजशेखर कवि कृत। ये प्राकृत सट्टक, ये सट्टक है राजशेखर कवि द्वारा प्राकृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है, याद रखना है। भारत जननी की बात करें फिर नाट्य गीत है। ये क्या है? नाट्य गीत है, बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर ये आधारित है। ठीक है, नाट्य गीत है। और नाट्य गीत बंगला की बंगला बंगला में एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम है भारत माता, इसका हिंदी अनुवाद पर ये आधारित है, याद रख लेना। कर्पूर मंजरी सट्टक है। देखो ये जो नाटकों के अलग अलग प्रकार होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त का एक नाटक है, मुद्रा राक्षस के नाम से ही है, उसका ये अनुवाद किया गया है संस्कृत नाटक का। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्लास कैसी लगे मुझे जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि इसी तरह के आपके लिए छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम आपको दो तीन तीन चार चार क्लास करवा देंगे दिन में। और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे उनको हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो हिंदी साहित्य का ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपके पेपर बहुत पास में आ रहे हैं। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं? भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं इनमें से? तो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। अब इस तरह के नाटक देखकर आप ये मत सोचिएगा टीजीटी में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं कि ये तो हमारे में आते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आते हैं, है ना, कुछ भी आ सकता है, इनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो दूसरे में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल किया है, सही है, करेक्ट है। भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति की है। नहीं, संस्कृति किससे संबंधित नहीं है। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति इसमें मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति की नहीं की है। जबकि भीष्म साहनी का आप तमस उपन्यास ले लो, उसमें सांप्रदायिक दंगों को दिखाया गया है, ना कि एकता को। ठीक है, तो इसमें ए और सी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है भीष्म साहनी जी का। आगे देखते हैं, भीष्म साहनी जी के कुछ प्रमुख नाटक यहाँ पर दे रखे हैं। हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर है इसका 1999 ईस्वी में। भीष्म साहनी के ये नाटक आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा नाटक है जो वीरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा नाटक वीरेंद्र नारायण ने लिखा है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास या फिर बंदनी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो है सूरदास। ठीक है, सूरदास नाटक लिखा गया है किसके द्वारा? वीरेंद्र नारायण के द्वारा। और बाकी के सारे नाटकों की बात करें तो चाहे वो श्वेत कमल हो, चाहे वो युगे युगे क्रांति हो, चाहे वो बंदनी हो, ये तीनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? सॉरी, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए हैं बाकी के नाटक।
और वीरेंद्र नारायण ने जो नाटक लिखा है सूरदास, ये प्रेमचंद का एक नाटक था, मतलब उपन्यास था रंगभूमि, उसके पात्र के आधार पर ये लिखा गया है सूरदास, याद रखना, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास के आधार पर ये नाटक लिखा है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप, सदियों का यानी कि कई सदी बीत गई लेकिन हमारा दुख कभी खत्म नहीं होता, सदियों का दुख है ये, संताप बोलते हैं दुख को। तो ये किसने रचना लिखी है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन जयप्रकाश कर्दम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर मोहनदास नेमिश्राय। तो यहाँ पर हमारा 4 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि आप जानते हैं एक दलित साहित्यकार थे और इन्होंने लिखा है सदियों का संताप। इनके अन्य काव्य संग्रह भी आपको याद रख लेने हैं, बस बहुत हो चुका, ठीक है। ये कौन कहते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, है ना। शब्द झूठ नहीं बोलते, और झूठन नाम से इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनके काव्य संग्रह भी याद रख लेना। आगे, शंखमुखी शिखरों पर, इस काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शंखमुखी शिखरों पर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगुड़ी। शंखमुखी शिखरों पर, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शंखमुखी शिखरों पर, तो 5 में डी ऑप्शन सही है। ये लीलाधर जगुड़ी की का काव्य संग्रह है शंखमुखी शिखरों पर, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि नई कविता की नहीं है? जितने भी काल हैं, जितने भी हिंदी साहित्य के अलग अलग युग हैं, उन सबका आपको विशेषताएं याद रख लेनी है। ये सब हम तो पढ़ा चुके हैं, है ना। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है हम नहीं जानते, लेकिन ये सब आपको याद रख लेना है। शॉर्ट्स वीडियो जो मैं डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको काफी कुछ कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए छोटे छोटे टॉपिक को, तो वहां पर भी आप देख लिया करो, ठीक है। नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भाव बोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन या फिर क्षणवाद में विश्वास। कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो 6 में हमारा सही आंसर हो जाएगा छंदों का बंधन। ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, छंदों अलंकारों का कोई बंधन इसमें नहीं है। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भाव बोध और नया शिल्प और क्षणवाद में ये लोग क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। आगे, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्ति बोध द्वारा किया गया यह कथन, कहा गया ये कथन, ठीक है, कहा गया ये कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना अब कहाँ रहा है आसान? ये इसकी किस चीज की कौन सी मनोस्थिति का वर्णन यहाँ पर कर रहा है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहनीय स्थिति या कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो यहाँ पर हमारा 7 में सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न जो असहनीय स्थिति होती है, जो असहाय स्थिति होती है, उसके लिए यहाँ पर मुक्ति बोध ने ये कथन कहा है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? प्रगतिवादी कवियों में आप जानते हैं किस किस का नाम आता है? तो देखो, पंत का नाम तो वैसे भी आता नहीं, हालांकि इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, है ना, प्रगतिवाद से संबंधित। और गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जो जुड़े रहे हैं, उनका नाम आता है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। और गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता, है ना, प्रगतिशील कविता और नई कविता, नई कविता यानी कि उस वक्त प्रयोगवाद को ही नई कविता कहा गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या कहते हैं? इनको सेतु कहा जाता है। इन दोनों के बीच का सेतु यानी कि पुल बताया जाता है किसको? मुक्तिबोध को, ये याद रखिएगा। आगे, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करवाया था, किसने करवाया था? अज्ञे जी ने करवाया था, है ना। इन्होंने 4 तार सप्तक निकाले थे, 4 सप्तकों का प्रकाशन करवाया था, और उनमें चारों में आप देखोगे अलग अलग कवियों को रखा है, 4 यानी कि 7 और 4 यानी कि 28 अलग अलग कवियों को इन्होंने प्रकाशित करवाया, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक आलोचना के पात्र बने हैं, तो ये अज्ञे का नाम यहाँ पर आता है, ठीक है। आपको आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, सही बताना आप मुझे कमेंट करके, है ना। अगर आपको और भी थोड़े मतलब अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप
ठीक है, तो भी बताइएगा, ठीक है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश आप जानते हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर हमारा 10 में सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, बिल्कुल। है ना? ये बात बिल्कुल कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, दूसरों के मनमाफिक जैसे कि हमेशा ही होता आया है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको मान लीजिए मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ, है ना? डिटेल में ख़ैर मैंने अब तो पढ़ा दिया है, पहले मेरा ऐसा मन करता था कि मैं आपको डिटेल में सब कुछ हिंदी साहित्य पढ़ाऊँ, लेकिन यूट्यूब पर वो क्लासेस बच्चे देखते कम थे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, जब मैंने डाली तो बच्चों ने बहुत देखा और बहुत लाइक सपोर्ट किया और दूसरों के मनमाफ़िक ऐसा ही होता है कि हमें दूसरों के मनमाफ़िक बहुत सारे कार्य हैं जो करने पड़ते हैं, हम विवश हो जाते हैं उन कार्यों को करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये गीत फरोश में किसने कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं, यहाँ पर एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। चकित है दुःख 1968 में लिखा था, अंधेरी कविताएँ 1968 में लिखा था, गांधी पंचसती 1969 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971, इदन इदन्नम इदन इदम न मम, ठीक है? ये 1977 ईस्वी में है, संप्रति 1982 ईस्वी में है, ठीक है? एक इदन्नम नाम से रचना एक महिला साहित्यकार की भी मिलती है, तो इसीलिए थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? इनके अन्य काव्य संग्रह आप याद रखिएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? ठीक है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951 ईस्वी, तार सप्तक का है 1900 कब 43 ईस्वी और इसी से ही प्रयोगवाद का प्रवर्तन माना जाता है जो कि अज्ञे जी के द्वारा ये पत्रिकाएं हैं जो निकाली गई थी और इनमें 7-7 कवियों का रचनाओं का प्रकाशन करवाया गया था। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं 1946 में आई थी जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है और असाध्य वीणा किसकी काव्य संग्रह है? तो ये एक लंबी कविता है किसकी? अज्ञे जी की। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बताइए। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी, पूंजीपति, निम्न वर्गीय या फिर सर्वहारा वर्ग। ब्रह्म राक्षस, तो यहाँ पर हमारा 12 में सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी हो जाएगा, ठीक है? ब्रह्म राक्षस, ब से बुद्धि और ब से ब्रह्म, ऐसे भी आप याद रख सकते हो और ब्रह्म, ब्रह्म में ही सबसे ज्यादा बुद्धि है, तभी तो उसने सृष्टि की रचना की है। अज्ञे की किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? अज्ञे की इनमें से कौन-सी कविताएँ? अज्ञे की सारी कविताएँ यहाँ पर दे रखी हैं, 5 कविताएँ। इनमें से शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किसमें किया गया है? अंतः सलीला, कलगी बाजरे की, नदी के दीप, यह दीप अकेला, हरी घास पर छनबर। तो राइट आंसर हमारा 13 में कौन-सा हो जाएगा? हरी घास पर छनबर हो जाएगा। इसमें शहरी जीवन पद्धति पर क्या किया गया है? कटाक्ष किया गया है और हरी घास पर छनबर आप जानते हैं, हरी घास पर छनबर कैसे आप याद रख सकते हो? हरी घास, शहरों में हरी घास बहुत कम देखने को मिलती है, क्षण भर के लिए देखने को मिलती है बस। ठीक है? हरी घास पर छनवर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता के सलाह का पुरुष कहे जाने वाले अज्ञे के द्वारा रचित है। अज्ञे के काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनवर, बावरा अयरी, पूर्वा, सुनहले सेवाल, सागर मुद्रा आदि हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं और जो अस्तित्ववाद है ना, ये विशेषता है किसकी? प्रयोगवाद की। ये प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है अस्तित्ववाद, ये भी आपको याद रखना है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर में ढलते सूरज की आग से। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञे, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या फिर गिरजा कुमार माथुर। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृतांत है किसका? अज्ञे जी का, जो कि उन्होंने विदेशों की यात्रा जो की थी उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और एक और यात्रा वृतांत मिलता है अज्ञे जी का, अरे यायावर रहेगा याद, उसमें अपने देश के अलग अलग स्थानों का वर्णन किया है। तो ये अज्ञे जी का क्या है? पंक्तियां हैं, इसको आप याद रखना। आगे, किस सप्तक में एक भी कवियत्री शामिल नहीं है? कौन सा सप्तक है जिसमें एक भी कवियत्री शामिल नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तीसरा सप्तक? एक तो इनका सबको आपको देखो नाम याद रखना है सबसे पहले तो सप्तकों का। इसको तार सप्तक बोलते हैं और किसी में भी तार नहीं जुड़ता है। इसको चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक नाम से जाना जाता है। इनका सभी का आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रख लेना है।
प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ताड़ सप्तक का 1943, चौथा सप्तक का 1979, दूसरा सप्तक 1951 और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें एक भी कवियत्री शामिल नहीं है, वो है ताड़ सप्तक। जो पहला वाला सप्तक था उसमें केवल 7 कवि थे कवि थे, उसमें कोई भी कवियत्री शामिल नहीं थी। उसके बाद फिर तीनों में एक एक कवि का नाम आता है। अगर आपको पता है तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ताड़ सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है। यहाँ पर रामविलास शर्मा का नाम आता है। आगे यानी कि पहला जो सप्तक निकला था उसमें ये 7 कवि थे। इनका क्रम मतलब आपको नाम याद रख लेना है सबका। गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नेमी चंद्र जैन। प्रयोगवाद में आपको जो चीजें पढ़नी है ना, वो इन सब कवियों के अच्छे से जीवन परिचय वगैरह भी पढ़ लेना और इनकी रचनाएं भी पढ़ लेना। आगे ने ताड़ सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ठीक है, राहों के अन्वेषी, राहों के खोजने वाले कहा है ताड़ सप्तक की भूमिका में, ये आपको याद रखना है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय नहीं है, बल्कि यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो यहाँ पर हमारा 16 में राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। आगे हैं, उक्त कथन तीसरे सप्तक में शामिल थे कौन? कुंवर नारायण, ये भी आपको याद रखना है। कुंवर नारायण 4 सप्तक हैं, चारों सप्तक के आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं कवियों को, है ना। ये जो बहुत बार यहाँ से बहुत बार क्या हमेशा ही 1% बनता ही बनता है। यहाँ पर कुंवर नारायण की ये पंक्ति है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह में चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 93, इन दिनों 2002 ईस्वी। इसके अलावा आत्मजयी 1965 में लिखा था और वाज सिरवा के बहाने 2008 ईस्वी। इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, काव्य काव्य संग्रह भी आपको याद रखने हैं और इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी और वाज सरवा के बहाने हैं, ये भी याद रखना। 17वां हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं, है ना। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, यहाँ पर निराला जी क्या कह रहे हैं कि अबाध गति से बिना किसी बाधा के मुक्तक छंद लिख रहे थे। लेकिन जब वो रचनाएं छपने के लिए जाती थी, जब उन्हें प्रकाशन के लिए भेजा जाता था, तो वहां पर जो संपादक गण होते थे वो उनको बिना किसी आनंद के पढ़ते और एक दो पंक्ति में उसका उत्तर दे करके वापस कर देते थे, छापते नहीं थे। और ये इन्होंने जो प्रमुख रूप से लिखा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा है, क्योंकि वो सरस्वती के संपादक थे और उन्होंने 1916 ईस्वी में जूही की कली को वापस कर दिया था। ठीक है, तो ये निराला जी ने जो बात कही है ना, वो स्वयं की के लिए कही है। और ये जो पंक्तियां है ना, ये इनकी जूही की कली जो इनकी जो सरोज स्मृति जो इन्होंने अपने बेटी के लिए शोक गीत लिखा था। इनकी बेटी की 18 साल की इनकी बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि लिखता आवाज गति, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका, मेरे पास पैसा था ही नहीं, मैं रचनाएं लिखता रहा, लेकिन संपादकगण उसे वापस कर देते थे। इसीलिए वो इतना पैसा नहीं कमा पाए और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। जब वो बीमार हुई तो उसे अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाए और उसकी मृत्यु हो गई। ये निराला जी ने खुद कहा है। सरोज स्मृति की ये पंक्तियां मिलती हैं। आगे, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए। ये काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। तो यहाँ पर 18वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे नहीं कहिए। ठीक है, रघुवीर को कम चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है? नहीं बताना है। संशय की एक रात जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? नरेश मेहता की रचना है। क्या इसमें राम के मन का संशय चित्रित है? राम के मन में जो संशय था, यानी कि जब राम रावण का युद्ध था तो उस समय संशय की एक रात लिखा गया, मतलब उनका जो वर्णन किया गया है। राम के मन में जो संशय चल रहा था, वो सोच रहे थे कि हम मतलब इतनी हानि हमारी क्यों हो रही है, या हम जीतेंगे या हारेंगे, ये युद्ध हम लड़ क्यों रहे हैं, क्या केवल सीता के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है? नहीं,
फिर सोचते हैं मैं आम जीवन को, मतलब आम जनता को इन राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है ना? तो इस तरह के जो मन में बहुत सारी दुविधाएँ चलती रहती हैं, उसका यहाँ पर किया गया है, बिल्कुल सही है ये तो। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। उर्वशी 1961 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का रचना है और इस पर इनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि दूसरे नंबर का पुरस्कार था, ठीक है, हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पर 19 में ये भी हमारा बिल्कुल सही है, उर्वशी का दर्शन पक्ष बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया है। कुरुक्षेत्र जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित थे और इन्होंने उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर है उन्होंने लोगों को जगाने के बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने वैसी ही रचनाएं लिखी ताकि लोग जागरूक हो सकें और वो कुरुक्षेत्र में ये कहते हैं कि मतलब अपने देश में या फिर अपने राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए अगर कोई हमारा हनन कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुरुक्षेत्र में कहा गया, इसमें अहिंसा का समर्थन तो बिल्कुल नहीं किया गया बल्कि युद्ध का समर्थन किया गया है कि कभी-कभी देश की भलाई के लिए युद्ध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना था। लोकायतन जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर यानी कि जब से आज़ादी नहीं मिली थी हमारे देश को, स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश इसमें चित्रित है। ये बिल्कुल करेक्ट है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध उस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1946 में ये कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुआ था और आप जानते हैं 1942-43 का जो समय है, इस वक़्त द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार करके युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। बल्कि उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए युद्ध करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माना गया है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है, ठीक है? महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बुद्ध और शांति है, ये भी याद रखना। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात 1962 ईस्वी में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय को चित्रित किया है क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा था क्या केवल मैं एक सीता को पाने के लिए इतनी सारी सेना को या प्रजा को झोंक दूं, है ना? लेकिन बाद में उन्हें यही उत्तर मिलता है कि नहीं, वो पूरे समाज के लिए, पूरी प्रजा के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? तरनी तनुजा तट तमाल, वैसे तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो रहा है ना? तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर हमारी ये पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र की ये पंक्तियां हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना है। और यहाँ पर हमारी क्लास जो आज समाप्त हुई है 20% है आपके लिए, लेकिन इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इसी प्रकार के और भी क्लासेस चाहते हो, हिंदी साहित्य का कंप्लीट आप कोर्स पढ़ना चाहते हो तो भी यूट्यूब पर हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको पूरा पीडीएफ भी फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और बताना क्लास कैसी लगी।